अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जी, वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम आपके चैप्टर में चंद एक ब्रांचेस की दी गई हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। नंबर 1 पे आ जाती है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है जी? फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them. सिंपल सा माइंड में रख लें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ों के रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें जो चेंजेस होती हैं यानी मैटर की कंपोजिशन नंबर 1 पे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और जो चेंजेस उसमें आती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनकी स्टडी को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहेंगे। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट है कि फिज़िकल का मतलब होता है कोई चीज़ फिज़िकली तौर पर जिसको हम फील कर सकें, टच कर सकें, देख सकें, वो सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी आ जाती हैं एप्लीकेशन। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सच as structure of atom or formation of molecules, behavior of gases, liquid and solids, and the study of effect of temperature and radiation on matter are studied under this branch. अच्छा जी, the properties such as structure, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो हमने, फॉर्मेशन किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को स्टडी करना हो, गैसेस का बिहेवियर, लिक्विड और सॉलिड का बिहेवियर, और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट और रेडिएशन का इफ़ेक्ट मैटर पे हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव को ही स्टडी करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है, जिनमें से कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल है और उसके डेरिवेटिव भी। इनकी स्टडी, और आपको ये भी पता है कि कार्बन वाले कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी स्टडी को हाइड्रोकार्बन्स भी हम कह सकते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्रीज। ये नेचुरली कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, उनको लैब में भी तैयार किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, पहले आपने डिफाइन बता देनी है, उसके बाद आपने इसका स्कोप बता देना है। ठीक है, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ये कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, कहाँ इसकी यूज जो है, पेट्रोकेमिकल्स में भी होती है, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसन, पेट्रोलियम वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया, चलिए जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव को स्टडी करेंगे, लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आ जाएगी तो तब हम कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के डेरिवेटिव, कार्बन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, एंड देयर डेरिवेटिव्स। इट हैज़ नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देख लें, कहाँ कहाँ इसकी यूजेज हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेशन है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। ये जी इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ग्लास की इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, सिरेमिक्स की हो गई, मेटलर्जी की हो गई। मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी जो मेटल्स होती हैं वो ओर से जो हमें हासिल होती हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उनको प्योरीफाई करने के लिए उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, तब हमें प्योर मेटल हासिल होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। चलिए जी, अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री।
ठीक हो गया। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट है, बायो का मतलब होता है लिविंग, केमिस्ट्री का मतलब है किसी चीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना। तो यानी लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, लिविंग थिंग्स का जब भी जिक्र आए तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए प्लांट्स और एनिमल का जिक्र किया गया है। प्लांट और एनिमल ही लिविंग होते हैं ना, कि पत्थर, चट्टानें, पानी, रॉक्स वगैरह ये तो लिविंग नहीं होते ना। तो लिविंग थिंग्स का मतलब है प्लांट्स और एनिमल के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट है, पहले पौधा छोटा होता है, उसके बाद उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस आई हैं ना, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुए हैं। इसी तरह अगर इंसान की एग्जांपल ले लें तो पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो कुछ हम खाते हैं या कोई हम सांस लेते हैं, ये भी सारे केमिकल प्रोसेसेस में आते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट्स में कैसे होता है भाई, उनका ग्रोथ कैसे होती है? हम तो चलो प्लांट और एनिमल से खुराक हासिल करते हैं ना। प्लांट कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, आप सबको पता है। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है जी? फोटोसिंथेसिस के 3 रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ये तीनों रिएक्टेंट मिल के जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है जी? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज पौधा अपनी नशोनुमा अपनी ग्रोथ के लिए रख लेता है, जबकि ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से अपनी ग्रोथ के लिए वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। चलिए जी, बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। यानी हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर को, उनकी कंपोजिशन को, कौन कौन सी चीज़ों से बनी हुई हैं और उनके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है। आगे आ जाएँ आप इसके एप्लीकेशंस पे। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन में यूज़ होती है, फूड में, फूड साइंस में एंड एग्रीकल्चर, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें बायोकेमिस्ट्री का यूजेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है जी? इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको, उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, एक होता है इंडस्ट्रियल स्केल और एक होता है डोमेस्टिक स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल वो स्केल होता है जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे चीज़ें तैयार करते हैं, और डोमेस्टिक स्केल होता है जो हम घरेलू सतह पे थोड़ी सी चीज़ें तैयार करते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल में हम कमर्शियल स्केल पे चीज़ों को तैयार करते हैं, यानी हमने ज़्यादा सप्लाई करनी होती है उनकी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the manufacturing of chemicals compounds on commercial scale is called industrial chemistry। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप आगे इसका देख लेते हैं। these it deals with the manufacturing of basic chemicals। बेसिक केमिकल इससे तैयार होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोराइन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, nitric acid and sulfuric acid। These chemicals provide the raw material for many अदर इंडस्ट्रीज़ सच एज़ फर्टिलाइज़र को उनकी तैयारी में, सोप की तैयारी हो गई, टेक्सटाइल की तैयारी में इंडस्ट्री होती है उसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी इंडस्ट्री होती है, पेंट्स एंड पेपर। वो जो ऊपर हमने केमिकल तैयार किए थे वो इन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं और इन चीज़ों को तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उनकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। अब आपको पता है एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आप प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भाई? वो एलिमेंट्स जो रेडिएशन खारिज करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर प्रोसेस या न्यूक्लियस के अंदर जो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे, और थर्ड पे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी। मेन कंसर्न इस ब्रांच का एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ, और ये जो डेली लाइफ में यूज़ होती है इसमें
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है, जैसे कि रेडियोथेरेपी हो गई, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, और इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करना न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। यानी इसमें हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को स्टडी करेंगे और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होंगी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेदर काफ़ी गर्म है, यानी इतनी ठंड नहीं है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और होंगी। ये नहीं है कि जी गर्म मौसम में गर्म चीज़ें यूज़ करें या इस तरह की काम करें, एक्टिविटीज़ करें। और कुछ लोग ठंडे एरिया में रहते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होगी, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, ठीक है। Environmental chemistry is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water. अच्छा जी, the knowledge of chemical processes takes place in environment is necessary for improvement and protection against pollution. ठीक हो गया। यानी ये हमारे लिए काफ़ी, इसमें जो चेंजेस आती हैं, रिएक्शन होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट। ये नहीं है कि सारा फुल टाइम सर्दियाँ रह जाएं सारा सीज़न, तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम, यानी इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज होना चाहिए, और फुल टाइम गर्मियाँ रह जाएं तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज होगा तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक हो गया। जी फ्रेंड्स, हमारे पास केमिस्ट्री की लास्ट ब्रांच है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक। एनालिटिकल केमिस्ट्री की में क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं, डिफरेंट कलर्स की सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इंक ली हुई है, इंक्स का मिक्सचर लिया हुआ है, आपने 2-3 इंक्स को आपस में मिक्स कर दिया है, रेड ग्रीन ब्लू को, ठीक है। आपने जब इनको मिक्स किया तो अब मिक्सचर में से आप हर इंक को अलहदा तो नहीं कर सकते, रेड को अलहदा कर लें, ग्रीन को अलहदा और ब्लू को अलहदा कर लें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह की सेपरेशन हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मिक्सचर की सेपरेशन करते हैं, उसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको अलहदा करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। यानी मिक्सचर को सेपरेट करके हम उसके कंपोनेंट को अलहदा करके उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये रेड कलर था, ये ग्रीन कलर था, ये ब्लू कलर था। मैं आपको शॉर्ट बस फॉर्म में बता देती हूँ कि डिफरेंट सैम्पल्स जो हम देंगे उनको अलहदा कर लेंगे, इनकी सेपरेशन को कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने मिक्सचर को ले लिया और एक फ़िल्टर पेपर भी ले लिया, फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप छोटी सी काट ली और उस पर ये जो मिक्सचर 3 इंक्स का था, ग्रीन रेड और ब्लू का था, उस पर हमने ना एक छोटा सा डॉट अप्लाई कर लिया उस मिक्सचर का। हमने उसको एक लिक्विड में केमिकल लिक्विड में कुछ देर के लिए ठहरा दिया और उसके बाद हमने उसको 5-6 घंटे बाद हमने उसको और ढक्कन से उसको कवर बंद कर दिया। और 5-6 घंटे बाद जब हमने इसको ओपन किया कवरिंग को, तो फिर जाके देखा तो वो हर कलर हमें अलहदा नज़र आया, ग्रीन अलहदा नज़र आया, ब्लू अलहदा नज़र आया और रेड अलहदा नज़र आया। तो इस तरह से हमने सेपरेशन कर ली। ज़रूरी नहीं है कि इनकी सेपरेशन हो, बाकी केमिकल्स की भी आप सेपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। दी सेपरेशन इज़ कैरीड आउट वेयर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो सेपरेशन होते हैं क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल लिए हैं और वो रेड कलर की हैं या ग्रीन कलर की हैं, ये इसकी क्वालिटी हो गई। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताते हैं, या आपने 5 kg एप्पल लिए, 2 kg लिए या 1 kg लिए, वो उसकी क्वांटिटी को बताते हैं। इस तरह का एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कहलाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, composition of chemical species. On the other hand, quantitative analysis determine the amount of each component. इसमें हम हर component की amount के बारे में बताएंगे present in the sample. Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis are studied. The scope of this branch covers food, water, environmental and clinical analysis में ये इसका एप्लीकेशन होती है, यूजेज होता है और स्कोप है इसका। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।